जय हिंद बच्चों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं बच्चे? इससे पहले बच्चों हम लोगों ने इतिहास का प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है। उसका एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका है। उसको अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नोट्स के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो भी आपको चाहिए उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए। हम लोग उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, जो भी आप लोग कहें, उसका प्रथम अध्याय 10वीं कक्षा का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। बच्चों आज का अध्याय काफी ही रोमांचक होने वाला है। आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे सत्ता की साझेदारियां होती है, लोकतंत्र में किस प्रकार द्वंद्ववाद होता है, विभिन्न विभिन्न जगहों पर किस प्रकार की भेदभाव और असमानताएं हैं। ये सभी चीजें आज डिटेल से हम लोग जानेंगे और इस अध्याय को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के अध्याय में आप लोगों को बहुत कुछ बच्चों सीखने को मिलेगा, तो इसको यहां से छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल मत करिए। इस चैनल से जुड़िए और सीखिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए बच्चों, हम लोगों का टॉपिक है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, अर्थात लोकतंत्र में किस प्रकार सत्ता जो होता है उसका साझेदारी होता है। लोकतंत्र में लोग किस प्रकार सत्ता की साझेदारी करते हैं, इसी के बारे में ये पाठ है, ठीक है। प्रथम अध्याय है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी अध्याय है। काफी बिहार बोर्ड के प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों यहां से उठाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अध्याय को, ठीक है। देखिए पहला ही है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पहला ही एक शब्द है लोकतंत्र। अब बच्चों ये लोकतंत्र क्या है, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, अब्राहम लिंकन का कथन है, जो भी शासन देखिए जो भी शासन बच्चों जनता के द्वारा जनता के लिए जो होता है उसे लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है बच्चों। कौन सा लोकतंत्र किसे कहा जाएगा? जिसमें जो बच्चों देखिए जो भी मतलब नागरिक हैं देश के, वह उम्मीदवारों का चयन अपने वोटों के आधार पर करते हैं, ना कि किसी राजतंत्र की तरह की वंशानुगत चलता है, ठीक है। अब्राहम लिंकन का बच्चों कथन है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर किए जाने वाले शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। लोकतंत्र किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बच्चों बात समझिए, लोकतंत्र वैसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करता है, समझ गए। जिसमें भी जो जनता होता है बच्चों, प्रतिनिधि का चुनाव जो होता है वो स्वयं करता है, अपने वोट के आधार पर करता है। आपके घर के लोग जब वोट देने जाते हैं तो वो किसका चुनाव करते हैं? अपने प्रतिनिधि, सांसद, विधायक का चुनाव करते हैं ना। तो अभी 2024 में चुनाव भी लोकसभा का आने वाला है, तो इस चीज को समझिए, ठीक है। लोकतंत्र आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो होता है ये किस प्रकार होता है। सत्ता की साझेदारी बच्चों, लोकतंत्र जो है इसमें किस प्रकार होता है। तो देखिए सत्ता का साझेदारी जो है इसका अर्थ होता है, सत्ता के साझेदारी का अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव। क्या बच्चा? बिना केहू के भेदभाव कैले, बात समझो, बिना किसी के भेदभाव किए विभिन्न वर्ग के लोगों को सत्ता में भाग लेना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्या? अब मान लीजिए कोई दलित कास्ट का है, वो भी सांसद बनेगा, वह भी विधायक बन सकता है। कोई स्वर्ण जाति का है, वह भी बन सकता है। कोई भी भाषा का आधार नहीं होगा, कोई जाति कोई धर्म आधार नहीं होगा। तो इस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के जनता का जो सत्ता में होता है भाग लेना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समझ में आ गया ये बात? ये टॉपिक समझ में आया बच्चों? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा एक बार स्किप करिए और फिर से देखिए, आपको बिल्कुल टोटली बातें समझ में आएंगी।
चलिए अब समझते हैं बच्चों, एक बुक में टॉपिक आपके दिया होगा, कौन कौन बच्चा बुक लेके बैठा है? बुक लेके पहले बैठिए, ठीक है, पहले आप लोग बुक लीजिए और बैठिए और समझते चलिए टॉपिक को। कुछ नहीं करना है, ऐसे समझा दूंगा कि कभी नहीं समझा होगा, दिमाग से निकलेगा ही नहीं, ऐसे समझाऊंगा आपको। ये देखिए, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। अब तो हम लोगों ने लोकतंत्र जान लिया क्या होता है, ये द्वंद्ववाद क्या है, एक नया चीज दिख गया भाई, द्वंद्ववाद क्या होता है। एक बात समझिए, द्वंद्ववाद का अर्थ होता है वाद विवाद। किसी एक मुद्दे पर आपका जो है ओपिनियन अलग हो सकता है, किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि खाने में आपको क्या पसंद है, तो आप बोलिएगा मुझे सर मटर पनीर पसंद है। अगर कोई और विद्यार्थी होगा वो बोलेगा कि हमको तो शाही पनीर पसंद है, कोई दूसरा बोलेगा हमको तो मुर्गा पसंद है। तो अलग अलग लोगों को एक ही खाने के सवाल के लेकर अलग अलग ओपिनियन है। इसी प्रकार लोकतंत्र में भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इंग्लिश में द्वंद्ववाद को क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? किसी एक मुद्दे को लेकर एक दूसरे में वाद विवाद हो जाना, ठीक है, किसी एक मुद्दे को लेकर किसी में वाद विवाद होना ही द्वंद्ववाद कहलाता है। बात समझ में आ गया? सिंपल में समझिए ना बच्चों। आप लोगों का तो उम्र ये जो है मचलने वाला है। आप बोलते हैं किसी लड़की को, आपको अगर कोई पसंद आ गई लड़की, आप बोलिएगा कितनी अच्छी है। जब एक चीज देखिएगा बच्चों, आपको अगर कोई लड़कियां पसंद आएगी ना, कोनो भी लाल पियर जब पसंद में आएगा तो आपको उसके अंदर की बुराई नहीं दिखेगी, आपको कितनी अच्छी है, कितनी मासूम है, ये आपकी अवस्था है बच्चों। इस अवस्था में आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन आपके दोस्त का ओपिनियन होगा, ना ना इसको तो देखे थे, ये तो दूसरे किसी के साथ फसल है। तो ये वाद विवाद आप दोनों में हो जाएगा। ना ना तू कैसे बोल दिया फसल है, वो तो नहीं फसल है, वो तो हमारी है। तो ये वाद विवाद होता है, ठीक है। इस प्रकार ही वाद विवाद होता है। अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग का अलग अलग राय, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोगों का अलग अलग ही राय ही द्वंद्ववाद कहलाता है। बात समझ में आया बच्चों? मेरे उम्मीद में आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, इस लोकतंत्र में द्वंद्ववाद को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण हम लोग बिंदुओं को देखते हैं। अब देखिए बच्चों, एक बिंदु है 1961 में मराठियों की संख्या 37% थी मुंबई में, जो अब बढ़कर 57% हो गई है। ये क्या बताना चाह रहा है? कुछ तो इसका मतलब होगा दया, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे गड़बड़ हम समझाते हैं आपको। देखिए, मराठियों की संख्या उस समय 37% थी और अब 57% हो चुकी है। इसका कुछ कारण है। देखिए, मैं कारण आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले मुंबई जो थी वह एक मतलब रोजगार से लेकर, आज भी है, पहले आप देखिए उत्पादन का क्षेत्र से लेकर डेवलपमेंट, हर चीज में जो मुंबई था वो बहुत ही विकसित था। अन्य राज्यों के क्षेत्रों से, अन्य राज्यों के नगरों से बहुत विकसित था। तो यहाँ पे जो थी अन्य लोगों की संख्या भी बहुत अधिक थी, तो मराठियों की संख्या कम हो गई, 37% रह गई। जैसे मान लीजिए चेन्नई, बेंगलोर जैसे जो क्षेत्र थे, वहां से लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब जाके वहां चेन्नई, बेंगलोर, जो हैदराबाद है, जो क्षेत्र है, डेवलप हो गया। तो उसके कारण बच्चों यहाँ पे लोगों की संख्या कम हो गई और मराठियों की संख्या बढ़ गई। अब एगो चीज समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बताइए बच्चों, अगर यहां से मैं इतना लाइन मिटा दूं तो अब किसकी संख्या बच्चों बढ़ गई? या ब्लू वाले की संख्या बढ़ गई। तो इसी प्रकार ये जो रेड डॉट है, मान लीजिए चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद के लोग हूं और यहां से चले गए, तो ये जो ब्लू है मराठी, इनकी संख्या तो ऑटोमेटिकली वहां पे अधिक हो जाएगी, बहु में हो जाएंगे। लेकिन इसका कुछ बच्चों नकारात्मक कारण भी है। बच्चों, आप उस सुनने में मिलता होगा कि दक्षिण भारत जो क्षेत्र है, वहां पे जो बिहारी होते हैं, यूपी के लोग होते हैं, उनके साथ बहुत ही बदसलूकी किया जाता है। उनकी भाषा और क्षेत्र के आधार पर क्या किया जाता है बच्चों? उनको
मतलब छोटा समझा जाता है, गंदी नजरों से देखा जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो उस समय बच्चों यहाँ से कई उत्तर भारतीय, खासकर बच्चों यूपी और बिहार वाले को मार मार के वहां से भगाया गया, जिसके कारण भी यहाँ की संख्या बढ़ी और मराठियों की संख्या जो थी बढ़ी और जो अन्य जो भी लोग थे उनकी संख्या घट गई। ठीक है, एक रिसर्च हुआ किसके द्वारा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा एक रिसर्च हुआ, जिसमें पता चला बच्चों कि 49% जो लोग हैं, मतलब मुंबई में 49% लोग यूपी बिहार साइड के हैं, जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं और अपना जीवन यापन किसी प्रकार से वहां कर रहे हैं। जबकि 51% जो लोग थे, जो वहां के मूल निवासी थे, मराठी थे, वो लोग अधिक वेतन और शान शौकत की जीवन वहां पे व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे कई दंगे, मार पीट, झगड़े, लड़ाई यहाँ पे हुए हैं, हिंसात्मक भी हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि किस प्रकार अनुच्छेद 19 और 15 का अवलोकन यहाँ पे बिल्कुल अवमानना किया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 19 और 15 को लेकर, अनुच्छेद 19 क्या देता है? अनुच्छेद 19 हम लोगों को मूल अधिकार प्रदान करता है स्वतंत्रता का, जिसमें कहा गया है कि मैं कहीं भी घूम सकता हूं, भारत का जहां तक क्षेत्र है मैं कहीं भी घूम सकता हूं, कहीं भी व्यवसाय कर सकता हूं, कहीं भी अपना घर बना सकता हूं, कहीं भी रह सकता हूं। लेकिन इसकी अवमानना की गई। अनुच्छेद 15 क्या? जाति, नस्ल, धर्म आधार के भेदभाव को रोकता है। हमारा मूल अधिकार है कि हम अपने जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसकी अवमानना हुई है। तो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, क्लास में आप बने रहिए, बस मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए अभी अब इसके बाद हम लोगों को द्वंद्ववाद का एक रूप देखने को मिलती है, मैसूर की घटना। इस घटना को बच्चों सुनिएगा। रेलवे बोर्ड की नोटिफिकेशन आया। बिहार में बेरोजगारी बच्चों काफी हद तक है, आप लोगों को भी पता है कितने बेरोजगार हैं लोग। तो लोगों ने मैसूर के लिए फॉर्म अप्लाई किया रेलवे बोर्ड में, उनका परीक्षा मैसूर में पड़ा। मैसूर में जब बिहारी और यूपी के लोग वहां पे पहुंचे परीक्षा केंद्र पे, तो उनके साथ बच्चों मारपीट किया गया। उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जो आपको बताने लायक नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं हुई। ये बुक का टॉपिक है, मैं अपने अंदर से कहीं से नहीं बता रहा हूं आपको, ये बुक बता रहा है। बिहार स्टेट पब्लिकेशन का बुक है ये, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये बुक है। आपका बुक बता रहा है कि मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना हुई। ये क्या है? ये लोकतंत्र में द्वंद्ववाद ही तो है। किस आधार पे हो रहा है ये सब? क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर हो रहा है बच्चों, भाषा। और आज भी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में, बेंगलोर में आज भी भाषा को लेकर मारपीट होते हैं। बिहारियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी की जाती है, गाली दिया जाता है। ये चीज बहुत ही निंदनीय है और इसको रोकना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि सरकारें भी जो है, वहां की क्षेत्रीय सरकारें इस चीज को कोई बड़े घटना के रूप में नहीं लेती है और ना ही इसको रोकने का कोई कठोर कदम उठाती है। क्यों? क्योंकि वहां की लोकल कम्युनिटी है वो ये चाहती है। वहां की लोकल कम्युनिटी जो बच्चों है वह बिहारियों को पसंद नहीं करती है। उनको मतलब समझती है कि ये बहुत ही गंदे विचार के लोग हैं। तो इस कारण वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जैसे डीएमके, एआईएमडीएमके, शिवसेना, ये जितनी पार्टियां हैं वहां के लोगों का ही समर्थन करती है और बिहारी यूपी जो भी लोग हैं इनको इंसाफ नहीं दिलाती है। वोट बैंक की राजनीति है बच्चों, वोटों के लिए सिर्फ, गलत होते हुए भी देख नहीं पाती है। गलत होते हैं देखती है और तब भी कुछ नहीं करती है। ये सब रुकना चाहिए। आपको क्या लगता है बच्चों, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? आप जाइए, आपके पिताजी जाएं कमाने, बेंगलोर जाएं, मुंबई जाए और उनके साथ मारपीट किया जाए और बदतमीजी किया जाए, कैसा लगेगा आपको? ये हो रहा है बच्चों, आज के समय में भी हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से ऐसे क्लिप्स आपको देखने को मिलती होंगी।
तो इस सब चीजों पे रोक लगना चाहिए। अब देखिए बच्चों, पूर्वोत्तर भारत की घटना। पूर्वोत्तर भारत में बिहारियों की हत्या की गई। असम के क्षेत्र में पूर्वोत्तर में बिहारियों की बच्चों हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि यहां से बिहारियों को हटाओ, ये गंदे होते हैं। अरे बिहारी लोग गंदे होते हैं। अरे ज्ञान की धरती है बिहार, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी की धरती है बिहार, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है बिहार, सीता मैया की धरती है बिहार। क्या तुम बिहार लोग बात करते हो कि गंदे लोग? कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण आज बिहार की यह हालत है, नहीं तो ये बिहार ही है और बिहार की राजधानी पटना ही है जो पूरे भारत पे अकेला शासन करती थी। सम्राट अशोक, हिस्ट्री में पढ़ना है आपको 12th में, और पीछे की कक्षा 6ठी कक्षा में आप लोगों का ढंग से पढ़े होंगे तो उसमें भी दिया है। बहुत गर्वान्वित है हम लोगों का इतिहास, लेकिन वर्तमान बहुत ही दयनीय है। विचार करना होगा इस पे। तो उत्तर पूर्व की घटना है, यहाँ पे बिहारी मजदूरों को असम की जो चाय बागान है वहां से मार पीटा गया, वहां पे हत्या कर दी गई। ये द्वंद्ववाद ही तो है, ये हिंसात्मक द्वंद्ववाद है। और ये देखने योग्य बात है कि ये सभी हिंसाएं जाति धर्म के आधार पे नहीं है। ये जाति धर्म के आधार पे हिंसाएं नहीं हो रही है। ये हिंसाएं किस लिए हो रही है? ये हिंसा भाषा और क्षेत्र के आधार पे हो रही है कि तुम बिहार के हो, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम हिंदी बोलते हो, तुम हिंदी भाषी हो। ये क्या है? ये भाषा और क्षेत्र के आधार पे, जबकि हमारा संविधान कहता है कि भाषा, क्षेत्र, स्थान, जाति, धर्म, किसी भी आधार पे आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बच्चों, लेकिन कोई इसके लिए खड़ा नहीं है। बिहारियों की हालत है, और जब तक बिहार की हालत नहीं सुधरती है, बिहारियों की भी हालत बच्चों सुधरने वाली नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सामाजिक द्वंद्ववाद की एक घटना बेल्जियम में। और एक चीज देखिए बच्चों, ये घटना जो है द्वंद्ववाद की, ये जो द्वंद्ववाद है, कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये बहुत से देशों में है। जैसे बेल्जियम की एक घटना आपके बुक में दी हुई है, उसको पढ़ते हैं, बेल्जियम की घटना को। ये देखिए यहाँ पे पोल्मिश क्षेत्र, यहाँ पे दो क्षेत्र है, पोल्मिश और बेलोनिया, दो क्षेत्र हैं, पोल्मिश और बेलोनिया। जो पोल्मिश क्षेत्र के लोग हैं बच्चों, ये लगभग 60%, 59% बुक में दिया है, लगभग 60% है, और ये डच भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्मिश क्षेत्र के लोग बच्चों डच भाषा बोलते हैं। डच एक लैंग्वेज है बच्चों, वो ये लोग बोलते हैं। और बोलोनिया क्षेत्र के जो लोग हैं, ये 40% इनकी संख्या है, और ये फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेंच। फ्रेंच फ्रांस की भाषा है, फ्रेंच बोलते हैं ये लोग। तो ये डच और ये फ्रेंच, ये पूरे देश में मतलब है। अब राजधानी जो है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो है बच्चों, ये का यूनाइटेड नेशन का यहीं पे हेडक्वार्टर है। यूएन, यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में। तो राजधानी जो ब्रुसेल्स है, यहाँ की विविधता देखिए। यहाँ पे फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोग 80% है। 80% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग डच बोलते हैं। 80% फ्रेंच और 20% डच। तो ऐसा रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो एकदम होना ही है। और यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? भाषा। भाषा के आधार पे यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्ववाद हो रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो बेल्जियम की घटना को आपने समझ लिया। अब देखिए एक श्रीलंका की घटना है। श्रीलंका में बच्चों देखिए, श्रीलंका जो है हम लोगों का इस प्रकार है कुछ, और इधर इसका भारत है। ठीक है, तो
तमिलनाडु यहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, साइड में, और यहाँ पे यहाँ के मूल निवासी लोग रहते हैं। तो इन लोगों का इनसे है कि तुम यहाँ के नहीं हो। तो यहाँ पे क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों प्रकार से जो है क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्ववाद है, ठीक है। तो श्रीलंका को समझ लिया। यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु के जो तमिल बोलते हैं उनके और जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है, यानी द्वंद्ववाद है। बात समझिए, माफ करिएगा। अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद 15 और 19 की अवमानना किस प्रकार हुई है। अनुच्छेद 15 और 19 की किस प्रकार से अवमानना हुई है, ठीक है। आइए एक मिनट बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद 19 और 15 की अवमानना किस प्रकार हुई। अनुच्छेद 19 बच्चों हम लोगों को किसी भी देश के कोने में यात्रा करने, घूमने, वहां पे बसने, व्यवसाय करने और रहने की जो है स्वतंत्रता देता है। दूसरा अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर किए गए, जन्म स्थान के आधार पर किए गए भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ये मूल अधिकार है बच्चों, और मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के आधार पे इस मूल अधिकार को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और इसकी अवमानना किस प्रकार हुई थी महाराष्ट्र के मुंबई में, आपको दिखाता हूं मैं। राज ठाकरे द्वारा बच्चों बिहारियों को बिहारी छोड़ो महाराष्ट्र का नारा दिया उन्होंने, यहां से भागो। उन्होंने बिहारियों को वहां से मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह पीटा और उनको हत्या के घाट उतार दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया, और बिहारियों को मुंबई से और महाराष्ट्र से निकाल के फेंक दिया। जबकि जानते हैं बच्चों, आपको जो बैंक्स हैं बिहार के, बैंक्स में जितने लोग ऋण मतलब अपना पैसा रखे हैं उसका 1/3 हिस्सा जो है ये मुंबई जैसे महानगरों को बैंक्स देती है लोन में, हम लोगों को पैसे से बच्चों, और हम लोगों को बोलते हैं बिहारी बाहर जाओ। और संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 एंड 19 की अवमानना की जाती है। अनुच्छेद 15 और 19 की यहाँ पे अवमानना की जाती है, और जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पे हम लोगों को मारा और पीटा जाता है बिहारियों को। और राज ठाकरे, ये जो नाम देख रहे हैं शिवसेना के, शिवसेना के ये सदस्य हैं, शिवसेना के संस्थापक आप मान सकते हैं। राज ठाकरे द्वारा बिहारियों को मारा पीटा जाता है और वहां से भगाया जाता है। शिवसेना महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी है या बच्चों, क्षेत्रीय पार्टी। और क्षेत्रीय पार्टी हित नहीं सोचती है पूरे देश का। तो इस चीज को भी आप लोग को समझना होगा। आज की क्लास बच्चों मैंने कराया तो जरूर, लेकिन दुखते नस पे मैंने हाथ रखा। जो हम लोगों के साथ होता है वो इस चैप्टर के प्रथम पाठ में हम लोगों ने आज पढ़ा। बिहारियों के साथ, यूपी वालों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा कि कैसे द्वंद्ववाद के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों आगे का टॉपिक। अब आइए बच्चों समझते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक जो भेदभाव है, जो विभाजन का स्वरूप है, वो किस प्रकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन का स्वरूप क्या है। हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि बिहारियों के साथ किस प्रकार से होता है विरोध उनका, किस प्रकार उनको अपमान किया जाता है। हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं बच्चों, जो भी महानगर हैं, यूपी बिहार के लोगों को पसंद नहीं करते। महानगर के जितने भी लोग हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता
कि जो लोग हैं वो यूपी बिहार के लोगों के साथ विरोध करते हैं, बिहारी बिहारी करके चिढ़ाते हैं। यूपी वालों को तो भैया जी करके चिढ़ाते हैं। वो समझते हैं ना बच्चों, यूपी बिहार का लोग होगा गुंडा, वो गुंडा चोर ऐसी समझते हैं। कभी आके देखिए बिहार, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार क्या है, यूपी क्या है, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे ही नहीं बोला जाता है। इन घटनाओं से हम लोग विभाजन का स्वरूप, अब इससे बताइए विभाजन होगा कि नहीं? मन में पैदा होगा कि यार हम बिहार के हैं तो इसलिए ऐसा कर रहा है, ये महाराष्ट्र वाला है, बिहार महाराष्ट्र, विभाजन पैदा हुआ ना। तो ये एक विभाजन का स्वरूप हुआ। मैक्सिको में ओलंपिक 1968 की हुई घटना, यहाँ पे बच्चों घटना यह हुई थी कि यहाँ पे जो ओलंपिक मेडल वाले लोग थे उनको मेडल जो दिया गया वो नस्ल के, गोरे काले के आधार पर दिया गया। तो एक बात बताइए, आपको जब आपके रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे आंका जाएगा तो आपके मन में ये बात आएगी कि नहीं मैं अलग हूँ वो अलग है। तो ये एक विभाजन का स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ ना? आपको बातें मेरी समझ में आ रही है ना? जब आपके मन में आए कि मैं उनसे अलग हूं तो यह एक विभाजन का स्वरूप है। मैं उस कम्युनिटी से अलग हूं तो यह एक विभाजन का स्वरूप है। तो यह अब श्रीलंका की में भाषा और क्षेत्र के आधार पे जो दंगे और हिंसात्मक विरोध होते हैं, अब वहां पे ये विभाजन का स्वरूप हुआ कि नहीं? जो दूसरे वाले देश मतलब समूह के लोग होंगे वो उनको क्या समझेंगे कि नहीं ये हमारे समूह का नहीं है, ये अलग है। तो यह भी एक विभाजन का स्वरूप हुआ। ये बातें आपको समझ में आ गई? लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे होती है सामाजिक विभाजन, समझ गए? अब देखिए क्या है, एक है सामाजिक भेदभाव तथा विविधता। ये क्या है भेदभाव और विविधता? कुछ कुछ ये दोनों चीजें ना एक ही जैसी होती है, कुछ कुछ एक ही जैसे होती है। देखिए जो भेदभाव है ये योग्यता से नहीं, जाति धर्म लिंग, आपके स्थान के आधार पे, आपके मान लीजिए आपके नस्ल के आधार पे ये किया जाता है भेदभाव। जबकि जो विविधता है ये योग्यता से नहीं नापी जाती है। यह माफ करिएगा, जो विविधता है ये योग्यता से नापी जाती है। आपकी कितनी खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत है, ये आपकी विविधता है। आप कैसे खान पान करते हैं। मैं अगर मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, मुझे क्या पता लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, क्या पता आप यूपी से हैं, आपको कहीं हो सकता है आपको मान लीजिए पूड़ी कचौड़ी पसंद हो सकता है कोई दिल्ली का हो उसको छोले भटूरे पसंद हो। तो ये चीज जो है खान पान, यह विविधता है, ठीक है। तो जो भेदभाव है और विविधता में डिफरेंस है। विविधता जो होती है वो सकारात्मक तथा भेदभाव होता है वो नकारात्मक होता है। विविधता को हम अपने वस्त्र के आधार पर नाप सकते हैं। बिहार के लोग गमछा रखते हैं, अब वहीं जाइएगा साउथ इंडिया में तो वहां पे लोग लुंगी पहनते हैं ज्यादा। हमारे मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो कोई ईद मनाता है, कोई दीपावली मनाता है। तो यह सब क्या है, यह एक विविधता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? मान लीजिए जो बसंत वो आता है, क्या कहते हैं आपके, मकर संक्रांति, तो बिहार के लोग वहाँ के यहाँ पे खिचड़ी मनाया जाता है। वहीं आप पंजाब में जाइएगा तो लोहरी मनाया जाता है, ठीक है। यूपी में बोलते हैं मकर संक्रांति। तो हर जगह अलग अलग जो त्योहार मनाए जाते हैं, खान पान खाए जाते हैं, वस्त्र होते हैं, यह विविधता है। भाषाएं बोली जाती है, विविधता है। लेकिन भेदभाव योग्यता से नहीं, जबकि जाति धर्म लिंग भाषा जन्म स्थान के आधार पे नापा जाता है और इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए बच्चों, समझते हैं सामाजिक विभिन्नता तथा विभाजन में क्या अंतर है। देखिए जो सामाजिक विभिन्नता है यह जाति धर्म नस्ल भाषा एवं संस्कृति के आधार पे होता है। जो सामाजिक विभिन्नता क्या है, यह सामाजिक विभिन्नता मान लीजिए है तो यह जाति धर्म नस्ल लिंग आपके जन्म स्थान आपके मान लीजिए हो जाएगा आपके संस्कृति आदि के आधार पे होता है। लेकिन जो सामाजिक विभाजन है, ये जो सामाजिक बच्चों विभाजन है
ये विभिन्नता से ऊपर होता है। जब देखिए इसका ही विभिन्नता का ही जो है एक्सट्रीम रूप, ये क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए मैं 2 मिनट में आपको एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा। देखो बच्चों, जो जाति धर्म नस्ल आदि जन्म स्थान के आधार पे होता है वो सामाजिक विभिन्नता है, ये सही है कि वो विभिन्नता है। लेकिन जब इस सब चीजों से ऊपर उठ जाता है लोग, और जो मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखिए बात को समझिएगा। जो जाति धर्म नस्ल आधार पे होता है वो तो सामाजिक विभिन्नता है, लेकिन जब सामाजिक विभिन्नता देखिए जब सामाजिक विभिन्नता अन्य विविधताओं से ऊपर उठ जाता है, जब सामाजिक विभिन्नता अन्य विविधताओं से ऊपर उठ जाता है, तब यह सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। अगर आप अगर आप देखिएगा, अगर भाषा के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई आपसे, जब सामाजिक विभिन्नता है ये, लेकिन आप इसके आधार पे जब आपसे कोई भेदभाव करता है तो यह एक सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। कैसे बच्चों? देखिए जो सामाजिक विभिन्नता है, जब इससे भेदभाव पैदा होता है तो यही विभाजन का कारण बनता है। अब आप देखिए इसका एक अच्छा उदाहरण, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं और दलित जाति के लोग, इनमें क्या है? सामाजिक विभाजन है। क्यों? क्योंकि जो दलित कास्ट के लोग हैं वो लोग क्या समझते हैं कि हम लोग गरीब हैं। ऑल ओवर ऑफ इंडिया में देखिएगा ना तो दलितों की स्थिति जो है एक जैसी ही है, वह गरीब, वंचित, पीड़ित और दबाए हुए हैं। लेकिन स्वर्णों का आप स्थिति देखेंगे तो हर ऑल ओवर इंडिया में आप देखिएगा तो वह थोड़ा सा समृद्ध आपको दिखेंगे, अच्छे हाल में दिखेंगे। लेकिन जो दलित हैं वो 90% मैं आपको बोलूंगा कि वो दबे और पिछड़े ही हैं। तो सामाजिक विभिन्नता किस प्रकार विभाजन बनती है, आपको समझ में आ गया? पूछ देगा बच्चों सामाजिक विभिन्नता और विभाजन में क्या अंतर है। तो सामाजिक बच्चों जो विभिन्नता है, यह जन्म नस्ल जाति धर्म भाषा के आधार पे होता है, यह सामाजिक विभिन्नता है। लेकिन जब सामाजिक विभिन्नता जो होती है, जो सामाजिक विभिन्नता से जब ऊपर उठ जाता है, जब इन विविधताओं के आधार पर भेदभाव पैदा होता है, तो वह सामाजिक विभाजन का एक कारण बनता है, और यही सामाजिक विभाजन है। बात समझ में आ गया? यहां तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। मुझे उम्मीद करता हूं अगर डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछिए, कमेंट में आइए पूछिए। अगर कहीं डाउट हो तो आपको मैं फिर से उस चीज को समझा दूंगा। वीडियो यहां तक अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से नोट्स और जो भी हम लोग जो अपडेट्स देते हैं वहां से आपको मिलता रहेगा। हम लोग अंत तक बने रहेंगे, लगे रहेंगे, और बिहार बोर्ड 2025 को तोड़ के रख देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तक के लिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।